हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें थोड़ा सा बचा हुआ था। इसको देख लीजिए, इसके बाद से ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। मेजर इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, बॉडी फ्लूइड के अंदर कौन से इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्या है उसके बारे में। तो देखो, पूरा बॉडी जो है उसमें 60 से 70% जो होता है पार्ट जो होता है बॉडी का, उसमें वाटर होता है। क्या होता है? फ्लूइड होता है। तो इंसान के शरीर में जो 70% क्या है? पानी है। तो ये जो बॉडी फ्लूइड होता है ये दो तरीके का होता है, एक तो इंट्रासेलुलर होता है, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा मतलब इनसाइड द सेल, दूसरा सेल के बाहर होते हैं। अच्छा, जो सेल के अंदर होते हैं वो 60% तक हो सकते हैं, 45 to 60%। और जो कि बाहर होते हैं वो 12 से 15% होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को दो कहते हैं, या फिर प्लाज्मा होगा या इंटरस्टाइनल होगा, टाइटल होगा। ठीक, इसको 12 से 15% होगा, जबकि प्लाज्मा 5% तक आता है। अब इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? ठीक, इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी में घुलने के बाद, ठीक, वो टूटता है और दो भाग में होता है। जैसे हम नमक पानी को लेते हैं तो नमक टूटता है ना, Na+Cl- में। इसी तरीके से वो भी तो एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो भी जाए वो टूट जाए, किसमें? आयंस में, अपने कटायन एनायंस में। Na+ कटायन, एनायन ये Cl-। ऐसे कटायन एनायन में टूटे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ये बॉडी के अंदर पाया जाता है दो तरीके से, एक तो इंट्रासेलुलर के रूप में, दूसरा एक्स्ट्रासेलुलर के रूप में। इंट्रासेलुलर जो इनसाइड द सेल हो, और एक्स्ट्रासेलुलर जो बाहर हो सेल के। ठीक है, वही चीज़ें इसमें भी लिखी हुई है। अब आता है मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस कौन कौन से हैं। देखो, कैटायंस हैं Na+ को पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। एनायंस उसी के -Cl-, HCO3-, FeO4 2 ट्रिपल-, सल्फेट के डबल-। तो इस तरह से एनायन फॉर्म में जो नेगेटिव फॉर्म में वो, और कैटायन फॉर्म में जो ये है ये। फिर कहते हैं कैटायंस के फॉर्म में ये है, एनायंस के फॉर्म में ये है। और पूरी बॉडी में इंटरसेलुलर फ्लूइड जो होता है वो 50% है, इंटेस्टाइनल 15% है, और प्लाज्मा 5% है। लेकिन टोटल का परसेंट निकालोगे तो 60 से 70% टोटल बॉडी फ्लूइड होता है। वो कैसे होता है ये देख लीजिए। अब आता है कि सोडियम क्या होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये सब होता क्या है, क्यों बॉडी के अंदर ये होना ज़रूरी होता है, क्यों इसके बिना मतलब आयंस नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं कंप्लीट होते हैं, तो बॉडी में इंसान का बीपी लो होता है, बीपी हाई होता है, क्यों? पढ़िए। सोडियम, सोडियम एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो बॉडी के सेल के बाहर पाया जाता है, और ये मोस्ट अबंडेंट अमाउंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ये ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को, कहाँ? नर्व फाइबर में। तो ये नर्व इम्पल्स को भेजता है नर्व फाइबर में। ये एसोसिएटेड होता है क्लोराइड या इससे, सोडियम क्लोराइड भी होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों से ज़्यादा मिलता है। और ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को फ्लूइड्स के कमी को कम पूरी करने में। ठीक है, ये लो लेवल में होता है सोडियम, अगर ज़्यादा हो जाता है तो हाई। कम अमाउंट में अगर सोडियम बॉडी में है तो इसको बोलेंगे हाइपोनेट्रीमिया। ठीक, और अगर वही ज़्यादा अमाउंट में है तो इसी को बोलेंगे हाइपरनेट्रीमिया। अब आता है पोटेशियम। पोटेशियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है एक। ये मेजर अमाउंट में इसका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन करना, किसको? मसल्स को सिकोड़ना। ठीक है, और ये परफॉर्म करता है वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, अलग अलग बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी करता है सेल में। ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र भी करता है। फिर कहता है कि अगर ये लो अमाउंट में है तो हाइपोकैलेमिया, और ज़्यादा अमाउंट में तो हाइपरकैलेमिया। ठीक, कैल्शियम, कैल्शियम बॉडी पे बोन के लिए 98% कैल्शियम की ज़रूरत हड्डी बनाने के लिए होती है, बोन्स के लिए होती है।
ठीक। ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है कैल्शियम। ये ब्लड की क्लॉटिंग में भी बहुत मदद करता है, ब्लड के थक्का जमने के लिए। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, अब उसको खूब खून गिर रहा है, अब वो खून जो होता है उसको रोकने के लिए क्लॉटिंग होना बहुत ज़रूरी है बेटा। और क्लॉटिंग नहीं हुआ तो उस इंसान की तो तत्काल डेथ हो जाएगी। तो क्लॉटिंग के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरत होती है, तो कैल्शियम की, समझे आप। वहीं अगर लो अमाउंट में कैल्शियम होता है बॉडी में तो हाइपोकैलिसीमिया, हाई लेवल में होता है तो हाइपरकैलिसीमिया। ओके। अब आता है ये आपको कि मैग्नीशियम क्या होता है। देखो मैग्नीशियम जो होता है वो सेकंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, सेकंड रिक्वायरमेंट इसका है। मैग्नीशियम टीथ की भी फॉर्मेशन करता है, साथ साथ बोन की मतलब कि हड्डी की भी फॉर्मेशन करता है। ये मायोकार्डियल मसल कौन सा मसल्स होता है, हार्ट का मसल्स होता है। हार्ट के मसल्स जो होते हैं लेयर्स होते हैं, वहाँ पर कौन से मसल्स होते हैं, मायोकार्डियल, उसकी फॉर्मेशन में बहुत मदद करता है। अगर ये लो लेवल में होता है तो इसको हाइपोमैग्नीशियम कहते हैं, और हाइपर अगर ज़्यादा अमाउंट में होता है। हाइपर मतलब ही ज़्यादा होता है बेटा, हाइपर मतलब ही कम होता है, ठीक। फिर आता है क्लोराइड। क्लोराइड जो होता है एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, बॉडी के बाहर पाया जाता है। ये एसिड और बेस को बैलेंस करके रखता है, एसिड बेस को बैलेंस करके रखता है, ठीक है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का भी काम करता है, ठीक है। और ये कॉमन सॉल्ट के नाम से भी बहुत ज़्यादा है। देखो नॉर्मल जो घर में खाना बनता है उसमें जो होता है क्लोराइड पाया जाता है, ठीक है। और इसके लो लेवल जो होता है उसको हाइपर क्लोराइड कहेंगे, और ज़्यादा अमाउंट को हाइपर क्लोराइड कहेंगे। इसके बाद से फॉस्फेट आता है बेटा। फॉस्फेट पे भी देख लीजिए, कुछ नहीं, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, इसी बेस को बैलेंस करता है। फॉस्फेट मिल्क और नट्स में पाया जाता है। लो अमाउंट को फॉस्फेटीमिया कहेंगे, हाइपर फॉस्फेटीमिया हायर अमाउंट को कहेंगे। बाइकार्बोनेट एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये भी एसिड बेस को बैलेंस करता है। कार्बोनिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बाइकार्बोनेट का, ये प्रोटेक्ट करता है टिश्यू को नर्वस सिस्टम के। सल्फेट जो होता है वो स्मॉलर अमाउंट में पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, लेकिन बहुत कम पाया जाता है, ठीक। ये डिटॉक्सिफिकेशन करने में का काम करता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिसिटी को रिमूव करने में हेल्प करता है। और ये जो होता है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी हेल्प करता है। अब होता है रिप्लेसमेंट थेरेपी। ध्यान से सुनो बेटा, रिप्लेसमेंट थेरेपी। देखिए हम बीमार होते हैं तो 3 तरीके का कंडीशन होता है। एक तो हम लोगों को दवा देकर ठीक किया जाता है, ठीक। कुछ चीज़ों में क्या होता है, दवा देकर ठीक किया जाता है। दूसरा प्रिवेंशन करके कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे रोकथाम करो, सही हो जाओगी। तीसरा हमारे अंदर कोई डिजीज़ हो रहा है तो उसके लिए हमने ड्रग लिया, उससे ठीक हुआ, और उससे नहीं ठीक हुआ तो हो सकता है कि हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी हो, या फिर डिजीज़ है या फिर कमी है। जैसे डिजीज़ 2 तरीके से हो सकता है, या फिर हमको कैंसर है, या फिर हो सकता है हमको डायबिटीज़ है। दोनों देखो बहुत फेमस बीमारी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हर किसी को पता है। अच्छा, कैंसर में आप दवा देते हो, डायबिटीज़ में आप सप्लीमेंट देते हो, इंसुलिन देते हो। इसी तरीके से मान लीजिए आपका बीपी लो होता है, तो बीपी लो होता है तुरंत, बीपी हाई सॉरी कर दी मैं, बीपी लो हो रहा है, बीपी लो होता है तो आपकी यहाँ पर क्या आयंस की कमी हुई बॉडी के अंदर, तो आप क्या कहते हो कि चीनी पानी का नमक घोल के नमक चीनी पानी का घोल बनाओ दे दो। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बॉडी से सप्लीमेंट की कमी हुई तो हम सप्लीमेंट देते हैं। तो जो सप्लीमेंट देते हैं, जब किसी चीज़ की कमी होती है कुछ बाहर से देकर उसकी कमी को पूरी करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी। समझे आप? बहुत कॉमन है, बहुत टफ नहीं है। सुनिए, इनडिफरेंट एबनॉर्मल कंडीशन, कुछ अलग कंडीशन होते बॉडी के, जैसे कि इंसान को डायरिया हो रहा है, बार बार वो लूज मोशन की कंडीशन है, डायरिया की कंडीशन, बार बार वो फ्रेश होने जा रहा है, बार बार उल्टी कर रहा है, डिहाइड्रेशन की कमी है, इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में कम है, इम्बैलेंस है,
उस टाइम पे हम रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं ना। कहते नहीं है कि बार बार उल्टी हो रहा है, अच्छा कुछ नींबू पानी पी लो ठीक हो जाओगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रिप्लेसमेंट देना है, हमें कुछ इसकी जगह रिप्लेस करो कि जो कमी को पूरी कर दे। ठीक, तो मेन पर्पज़ इसका क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट कम हुआ रहता है उसको रीस्टोर करना, उसको बैलेंस करने के लिए, बॉडी की वॉल्यूम को इक्वल करने के लिए हम रिप्लेसमेंट को देते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड को देना, पोटेशियम क्लोराइड को देना, कैल्शियम ग्लूकोनेट को देना। ठीक बेटा, अब आता है सोडियम क्लोराइड क्या होता है, उसके मॉलिक्यूलर वेट, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, सिनोनिम्स, उसके वेट 58.44 ग्राम है। NaCl उसका नाम होता है। सिनोनिम्स इसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। और बनता कैसे है NaCl? देखिए बहुत नेचुरली बनाते कैसे हैं, तो आप रॉक सॉल्ट या सी वाटर को मिलाकर एक दूसरे में घुला देते हो। नमक पानी कैसे बनाते हो इसका सॉल्यूशन? नमक लेते हो, पानी लेते हो, डिजॉल्व कर देते हो, बन जाता है। लेबोरेटरी मेथड में आप HCl को NaOH के साथ मिलाते हो और इसका H+ जाता है यहाँ और Cl जाता है Na के पास, तो बना देते हैं NaCl H2O। ओके, अब आता है प्रॉपर्टीज़। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो। इसकी स्टेट पाउडर फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, मेल्टिंग पॉइंट ये होता है, कलर ये इस फॉर्म में होता है, बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, टेस्ट इसका सॉल्टी होता है, सॉल्ट नमक है तो नमक ही टेस्ट आएगा बेटा। ऑर्डर है, ऑर्डरलेस है। सॉल्युबिलिटी पानी में तो घुल ही जाता है, आप तो खुद ही देखते हो पानी में नमक को घुलाते हो। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, कभी भी हम नमक को अल्कोहल, दारू के साथ, शराब के साथ, कोई भी अल्कोहलिक चीज़ें हैं उससे डिसॉल्व करोगे कि नहीं होगा, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है, उसका सॉल्युबिलिटी अल्कोहल से नहीं मैच करता वो नमक का बेटा। उसके बाद से आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी कहता है कि हम NaCl में क्या ऐसा डालेंगे क्या बनाएगा। तो देखो NaCl में अगर AgNO3 बनाएंगे तो AgCl बन जाता है। इसी तरह H2SO4 डालें तो HCl बन रहा है और Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन रहा है। ठीक, अब इसकी यूजेज क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के लिए होता है। आइसोटोनिक सोल्यूशन में भी आपने NaCl का बहुत अहम महत्व देखा था, तो आपको भी पता है। अब आइसोटोनिक सोल्यूशन ज़रूरत क्यों होता है? देखो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और सेम कंसंट्रेशन के ही चीज pH बेस बफरिक pH पे ही किसी आई ड्रॉप को बनाते हैं। क्यों? आँख ऐसी सेंसिटिव ऑर्गन है ना बेटा कि अगर वो बफर जैसी चीज़ नहीं डालेंगे तो वो ख़राब कर दे क्या, आँख के लेयर। देखो कहते हैं कि एसिड आँख में जाएगा तो आँख जल कर ख़राब हो जाएगा, बेस जाएगा तो आँख भी तब भी ख़राब हो जाएगा। तो हमें कुछ न्यूट्रल डालना पड़ता है, इसीलिए तो आई ड्रॉप, आई के ऑइंटमेंट, आई से जुड़ी हर चीज़ में बफर का यूज होता है, ना कि एसिड या बेस का। तो ये आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या, आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करता है ना आई ड्रॉप। तो आइसोटोनिक के लिए भी NaCl का एक इम्पॉर्टेंस होता है। ठीक, टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, डायूरेटिक्स के लिए भी। ऐसे क्या कहता है, आर्जिनोमेट्रिक टाइट्रेशन में इसका यूज किया जाता है NaCl के टाइट्रेशन का। इसके ऐसे कहाँ होंगे आर्जिनोमेट्रिक टाइट्रेशन में? प्रोसीजर वेट करो, 1 ग्राम सैंपल को 50 ml वाटर में डिजॉल्व करो, फिर 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को डालो और देखो 5 ml ऐड करते ही 2 ml नाइट्रिक एसिड ऐड करोगे और KMnO4 2 ml डालकर इसको 5 ml पूरा हो जाए, इतने कंसनट्रेशन में इसका सॉल्यूशन बना दो और इसी के बाद से इसको सेक कर लो। अब इसका टाइट्रेशन करना है तो आप इसका टाइट्रेशन 0.1 मोलर के अमोनियम थायोसाइनेट के साथ 2 ml फेरिक अमोनियम सल्फेट को डालकर इंडिकेटर के साथ करेंगे और कलर लास्ट में आएगा रेडिश ब्राउन कलर। इसी तरीके से पोटेशियम क्लोराइड का भी है, देख लीजिए, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में है बेटा। इसको आप देख कर भी लिख लेंगे तो भी आप याद करना है, याद कर लीजिए। और फिर इसी के बाद से कैल्शियम ग्लूकोनेट का भी है। इसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, C12H22O14
H2O। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा और इसके बारे में भी देख लीजिए। इसका भी प्रोसीजर लिखा हुआ है सेम एज NaCl। अब आता है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ठीक है, ORS होता क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो होता है, जब किसी भी बॉडी के अंदर डायरिया या डिहाइड्रेशन कंडीशन होता है तो रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं ना, इसी तरीके से ORS भी देते हैं। ये आयंस को पूरा कर देता है बॉडी के अंदर। तो ये ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी भी इसका होता है। जब किसी भी फ्लूइड का रिप्लेसमेंट यूज करते हैं तो ट्रीटमेंट के रूप में डिहाइड्रेशन में डायरिया में देते हैं जो वो ORS होता है। ठीक, ये बहुत सस्ता होता है, बहुत साधारण होता है, इंसान आसानी से पा जाता है और डिहाइड्रेशन या डायरिया कंडीशन में दिया जाता है। ठीक, इसको ड्रिंक करने के लिए देते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक, ORS है, ये सब पानी में घोल के इंसान पी लेता है। इससे क्या होता है, जैसे KCl, NaCl, ट्राइसोडियम सिट्रेट, ग्लूकोज वाटर, इन सभी की कमी वो पूरी कर देता है। तो बॉडी में जब इन सभी की कमी होगी तो वो पूरी करने के लिए ORS को दिया जाता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल, ग्लूकोज व्हेन गिवन ओरली इनहेंस द इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शंस। जब हम ग्लूकोज को मुंह से देते हैं देते हैं मतलब लेने के लिए, इंटैक्ट करने के लिए, तो वो बढ़ाता है क्या? एब्जॉर्प्शंस को, किसके? सॉल्ट और वाटर के। इससे ये मेंटेन हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट वाटर बैलेंस हो जाता है, इसीलिए हम देते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट को। फॉर्मूला इसके ये देख लीजिए, ये चारों याद कर लीजिएगा। टोटल वेट इसके इतने हैं। इक्विपमेंट नीडेड कौन कौन से हैं ये लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद से प्रोसीजर बहुत सिंपली नंबर है कि वॉश करो पहले हाथ को अपने, 1 लीटर पानी लो एक किसी भी वेस्किल्स में। उसके बाद से ओपन द ORS का पैकेट खोलो, उसमें पोर करो, उसको मिक्स करो, उसका सोल्यूशन बनाओ और चिल्ड्रन को फ्रिक्वेंटली डोज के हिसाब से दे दो। बात खत्म, बहुत आसान है। फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। अब एसिड और बेस को बैलेंस करने के लिए कुछ मेंटेन करना पड़ता है, और जब बैलेंस करना है तो मतलब क्या करना है? मेंटेन करना है pH को एसिड बेस के। अब वो pH क्या होता है? बदल जाता है। अब कैसे बदलता है? कॉज मेजर डिस्टर्बेंस। अगर pH बहुत ज़्यादा होता है तो भी बहुत डिस्टर्बेंस दिक्कत हो सकती है, और pH बहुत कम हो जाता है तो भी बहुत दिक्कत होती है। इसी की वजह से तुम्हें pH को मेंटेन करके रखना पड़ता है बॉडी का, ठीक। जैसे लगभग बॉडी में हर एक ऑर्गन, हर एक चीज़ का मेंटेन करके pH को रखना पड़ता है बॉडी में, नहीं तो कभी कभी डेथ की भी रीज़न होते हैं अगर pH एबनॉर्मल से होते हैं। तो pH जो होते हैं वो डिस्टर्ब करके रख सकता है अपने बॉडी को। हर एक ऑर्गन, हर एक चीज़ बॉडी में जितनी भी चीज़ें होती सबकी एक मेंटेन pH होती है। जैसे कि ब्लड है 7.4 है, कुछ भी स्टमक है 1 2 3 है, तो हर एक चीज़ का अपना एक pH है। उसी pH के हिसाब से ही बॉडी एक्शन करती है। मान लीजिए pH बढ़ता घटता है तो इससे बॉडी के ऊपर इफेक्ट भी पड़ता है। अब कहता है pH को मेंटेन कौन कौन करता है? तो बफर सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड रीनल सिस्टम, ठीक। बफर सिस्टम क्या होता है? तो देखो मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस इनटू वीक एसिड एंड वीक बेस, ये डोंट अलाउ रैपिड एंड ड्रास्टिक चेंज इन pH, ये सब नहीं चेंज कर सकता pH को। बफर जो होता है कि मतलब जो रेसिस्ट चेंज इन pH, जिसका pH ना बदले, वो कांस्टेंट pH का होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है, ठीक है, उसे बफर बोलते हैं। और जैसे कि बाइकार्बोनेट फॉस्फेट प्रोटीन, ठीक। बाइकार्बोनेट जो होता है ये ब्लड की pH को मेंटेन रेगुलेट करता है। प्लाज्मा और प्लाज्मा में किडनी ऑकर इन प्लाज्मा किडनी के प्लाज्मा में भी पाया जाता है बाइकार्बोनेट। और तभी तो आपने देखा होगा बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शंस का उसमें PCT DCT ट्यूब, रीनल ट्यूब में पढ़ा ही होगा उसके बारे में। देयर इज एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसमें हाइड्रोजन आयन के एक्सेस होते हैं तो क्या होता है? एक कंडीशन ये बनता है,
और जब स्टोरेज होता है हाइड्रोजन आयन तब उसके अंदर ये कंडीशन बनता है। तब मतलब जब एक्सेस होता है तो ये H+CO3 बाइकार्बोनेट से मिलकर H2CO3 का फॉर्मेशन कर लेता है कार्बोनेट। इस तरह ये ब्रेक डाउन होकर ये ऐसे बन जाता है। दो ही कंडीशन हो सकते हैं। इसी के बाद से फॉस्फेट बफर का सिस्टम देख लीजिए। अब ये सब चीज़ें नॉर्मल है, अगर आप चाहें तो लिख लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, इसलिए देख लीजिए। और प्रोटीन बफर सिस्टम का भी यही है सिस्टम कि प्रोटीन बफर सिस्टम कैसे काम करता है। फॉस्फेट बफर सिस्टम, इसके दोनों केस 2 है। अब आता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम जैसे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है पीएच जो होता है इंटरनल इन्वायरमेंट का वो डिस्टर्ब होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है इंक्रीजमेंट और कभी कभी बहुत कम डिक्रीजमेंट, दोनों कंडीशंस होते हैं। जब बहुत ज़्यादा या बहुत कम होता है तो बॉडी की ब्रीथिंग सिस्टम पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि रिस्पायरेशन सांस लेने का सिस्टम है। अच्छा, और ये सब डिस्टर्ब कर देता है बॉडी को। तो अगर CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो एसिडिटी बहुत बढ़ गई है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी, तो रिमूवल होना कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाएगा, तो पीएच बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह एसिडिटी अगर बढ़ जाती तो ब्रीथिंग रेट भी बढ़ने लगेगी और मतलब ब्रीथिंग रेट कम होगी, सब चीज़ें मतलब रिलीजन ऑफ CO2 कम हो जाएगी, पीएच बैलेंस हो जाएगा। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे ऑक्सीजन हो, बॉडी के हर चीज़ एसिडिटी विसिडिटी सब पीएच है, सब पे पीएच डिपेंड करता है। ठीक है, अब आता है रीनल सिस्टम। रीनल कहता है कि ये रीनल जो होता है किडनी को बोलते हैं, ये यूरिन के लिए स्पेशली होता है। अब यूरिन में काम करता है जो, उसके लिए रीनल सिस्टम का यूज होता है। यूरिन देखो किडनी का पार्ट है, किडनी में बाइकार्बोनेट एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसी के बारे में है। डेंटल प्रोडक्ट क्या होता है देख लीजिए। डेंटल प्रोडक्ट जो होता है वो मेंटेन करता है डेंटल का हाइजीन, मतलब कि डेंटल प्रोडक्ट क्यों दिया जाता है, दांत वात को साफ रखने के लिए, तो दांत को स्वच्छ रखने के लिए और डिके टूटने से, दांत टूटने से बचाने के लिए, हम क्लीन रखने के लिए डेंटल प्रोडक्ट को देते हैं। मार्केट में ज़्यादा अलग अलग तरीके के वाइट प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत तरीके के आते हैं, जैसे कोलगेट, क्लोजम, मार्क्स फ्रेश, सेंसोडाइंस, ऐसे ही बहुत से, पतंजलि, बहुत से हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल प्रोडक्ट: एंटी कैरीज एजेंट, डेंटिफायर, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, सीमेंट एंड फिलर्स, इतने होते हैं। अब एंटी कैरीज क्या होता है तो ध्यान से सुन लिए। एंटी कैरी वो होता है जो दांत के टूटने से, टूट के डिके होने से या दांत की कैविटी में खराब होने से बचाता है, उसको एंटी कैरीज बोलते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज की ग्रोथ को भी रोकता है, ठीक है, और डीकैल्सिफिकेशंस डीकैल्सिफिकेशंस में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए, ये प्रिवेंट करता है, मेंटेन करता है, ओरल एंड डेंटल हाइजीन को सही करता है, ठीक है। और उसके बाद से माइक्रो ऑर्गेनिज की ग्रोथ को भी मार देता है। एंटी कैरीज जो होता है तो दांत के टूटने को ज़्यादा रोकता है। अब ये कहता है कि डेंटल कैरीज में, एंटी कैरीज में फ्लोराइड का क्या इम्पोर्टेंस है। फ्लोराइड एक एंटी कैरीज एजेंट है जो कि स्मॉल अमाउंट में फूड में, वैरायटी ऑफ फूड में पाया जाता है। हैविंग सॉल्ट और सॉल्यूशन, ये सॉल्ट, इसमें सॉल्ट एक सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, डिपॉजिट होता है फ्लोराइड, जो कि टूथ मतलब दांत के गिरने से रोकता है, ठीक है। ये डेंटल कैरीज से रोकता है। एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इंटरनली प्रिवेंट होगा, मतलब ये दांत की जैसे दांत आपका छड़ टूटता हो या दांत की कैविटी कुछ ख़राब होने लगे तो उसको भी ये रोकता है, इसीलिए इसको कैविटी फाइटर भी बोलते हैं फ्लोराइड को, ठीक है। और ये ओरली दिया जाता है लोगों को। अब आता है सोडियम फ्लोराइड क्या होता है। इसकी प्रिपरेशन बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में, इसको तो आप पढ़ के भी जान जाएंगे क्या होता है। फिर इसके यूजेज हैं। फिर टूथ जो होते हैं 3 लेयर्स होते हैं, एक इनेमल, एक डेंटाइन, एक सीमेंटन। इनेमल क्या होता है, वाइट हार्ट, जो सफ़ेद सफ़ेद दांत, देखो हमारे दांत ऐसे ही तो होते हैं। ये ऊपर का जो होता है वो इनेमल होता है। डेंटाइन जो होता है पल्प कैविटी होता है, अंदर का मसूड़े की तरफ होता है। सीमेंटन जहाँ से जुड़ा हुआ है दांत, ठीक है।
डेंटिफायर्स क्या होता है? तो डेंटिफायर्स जो होता है वो क्लीनिंग ऑफ टीथ, मतलब कि डेंटिफायर्स ऐसा प्रोडक्ट जैसे मंजन या जान लो, कुछ भी हो, टूथपेस्ट कोई भी समझ लीजिए, जो आपको क्लीन करता है टूथ को और गम को एडजस्ट करता है, सही रखता है। आप फिंगर से भी यूज करते हो, ब्रश से भी यूज करते हो टूथपेस्ट को, दोनों तरीके से। अब ये पेस्ट अलग अलग तरीके के हैं ही, प्रॉपर्टीज इसके क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में है। टूथपेस्ट के बारे में किसको नहीं पता बेटा? टूथपेस्ट में क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बारे में पढ़ लीजिए। फिर आता है डिसेंसिटाइजर। डिसेंसिटाइजर जो होता है वो हीट और कोल्ड। डिसेंसिटाइजर जो होता है बेटा वो जानते हो, जैसे कुछ खाते हो तो गरम ठंडा आपके मुंह में लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जैसे कुछ भी खा रहे हो तो गरम खाते हो तो भी मुंह में लगता है, ठंडा खाते हो तो भी लगता है, तो उसके लिए डिसेंसिटाइजर एजेंट को यूज करते हैं। ये सेंसिटाइजिंग मतलब झंझनाहट को, ठीक है, रोकता है, इसी के लिए डिसेंसिटाइजर यूज करते हैं। जैसे कि जिंक क्लोराइड इसमें पाया जाता है, इसीलिए अगर आपसे कोई कहे कि ऐसा क्या होता है डिसेंसिटाइजर में जिसकी वजह से आपका झंझनाहट होना दांत का रुक जाता है, गरम और ठंडा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें जिंक क्लोराइड पाया जाता है, तो उसके बारे में देख लीजिएगा। फिर आता है सीमेंट या फिलर्स। सीमेंट जो होता है, जैसे मान लीजिए किसी के दांत में छेद हो जाता है या फिर किसी के दांत में होल है, ठीक है, तो उसके लिए जो यूज किया जाता है डेंटल सर्जरी के रूप में, हम लोग सर्जरी करके उसमें सीमेंट फिल किया जाता है ताकि छेद जो है दांत का वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, और गेट हार्ड हो जाए और प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए। उसी के लिए पेस्ट यूज करते हैं जो वो सीमेंट और फिलर होता है। जैसे कि जिंक यूजिनॉल सीमेंट होता है। जिंक यूजिनॉल सीमेंट के बारे में यहाँ लिखा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी खत्म यहाँ पर। थैंक यू सो मच। अब अगला लेक्चर अगले टॉप यूनिट में पढ़ेगा।